तो सर जो भी हमने सिलेबस अभी अपना बांटा हुआ है, तो सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बताया था जो सिलेबस का अगला पोर्शन था। देखिए सर, तो ये जो पार्ट है, मैंने जो भी सिलेबस को बांटा था, तो मैंने बताया था यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन लगाए। इसके बाद था हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो सर यहां पे थ्योरी तो हम लोग मान लीजिए पीछे समझ लिए कि व्हाट इज ओम्स लॉ आएगा, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ ओम लॉ, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। इससे ज्यादा बोर्ड हमसे थ्योरी में नहीं पूछ सकता। अब अगर सर मैं यहाँ पे बात करूं न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल सर इस टॉपिक से कैसे कैसे बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाला तो सर आपने बता दिया कि जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो टॉपिक था, पिछला वाला जो फर्स्ट टॉपिक था, उससे एक ही क्वेश्चन बन रहा था। एक क्या बन रहा था, मतलब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, क्यू इक्वल टू एन ई अपॉन टी था। इसके अलावा सर कोई भी वहां पे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा था। अब देखिए, अगर मैं यहां न्यूमेरिकल की बात करूं, तो यहां दो ही तरीके का न्यूमेरिकल बन सकता है। एक ओम्स लॉ यानी V इक्वल टू आई इंटू आर, एक ये, और दूसरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में जो रिलेशन होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब सर इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर पहला न्यूमेरिकल देगा तो पक्की चीज है सर, तीन चीजें दी हैं तो तीन में से कोई दो चीज दी होगी। तो आपको बस हमेशा ध्यान क्या रखना है कि V जो होना चाहिए उसकी यूनिट वोल्ट में होना चाहिए, I जो होनी चाहिए उसकी यूनिट एम्पियर में होनी चाहिए, और R जो होना चाहिए वो ओम्स में होना चाहिए। यही तीनों होगा तभी हम लोग यूज करेंगे। हो सकता है करंट आपको मिली एम्पियर में दे दे, V वोल्ट में दे दे, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं खेलेगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेंथ मीटर में होनी चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, रेजिस्टेंस ओम होता है, और हम जानते हैं कि सर जो रो की यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। इसके अलावा सर कोई कॉन्सेप्ट जो आपने बताया था, हाँ, इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछेगा व्हाट आर द फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप लिख देंगे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल। लेकिन अगर आपसे पूछेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लेंगे, टेम्परेचर का नाम लेंगे, ठीक है सर। और सर यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताई थी कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो होगी, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गुड कंडक्टर होंगे उनके लिए जो रेजिस्टिविटी होगी उसकी रेंज आपको बस पता होनी चाहिए। रेंज कितनी होगी, 10 पे पावर -8 टू, एमसीक्यू में पूछ सकता है, 10 पे पावर -8 टू 10 पे पावर -6 ओम मीटर। और अगर आपका ये किसके लिए, ये है आपका कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर के लिए। और अगर आपसे पूछ लेगा इंसुलेटर के लिए, तो ये रेंज होनी चाहिए 10 पे पावर 12 से टू 10 पे 17 मीटर होनी चाहिए। बस इसके अलावा कोई यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक था नहीं। अब सर अगर मैं न्यूमेरिकल देखूं किस टाइप के पूछे गए हैं मुझसे, तो सर कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, इसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास एनसीईआरटी के थ्रू में जाऊं, तो एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12.3 अगर दिया था, चैप्टर नंबर 12 का एग्जांपल नंबर 3 दिया था, तो उसमें पूछा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो क्वेश्चन में बोला है एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब का V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब दिया हुआ है, क्वेश्चन में बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम दिया हुआ है। तो ठीक है सर, अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में सिंपल सी बात है सर, हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm। कह रहा है कि अगर V 220 वोल्ट ही है और रेजिस्टर जो आपका वो 100 ओम है,
तो करंट कितना होगा, ठीक है। तो एक बार इस केस में करंट पूछ रहा है कितना होगा, और एक बार पूछ रहा है यहां पे बताइए करंट कितना होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है सर। तो मैंने आपको बस ध्यान देने में क्या था, यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं देना है। क्यों ध्यान नहीं देना है? क्योंकि मैंने बोला था कि V बस आप देखिए वोल्ट में होना चाहिए, R किस में होना चाहिए, ओम होने चाहिए। अब कोई फॉर्मूला जो V और I को रिलेट करता है, तो यस सर, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, I हो गया हमारा V अपॉन R हो गया। अब V की वैल्यू 220 ले लेंगे, R की वैल्यू 1200 ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी सॉल्व करने पे आंसर एम्पियर में आएगा। ओके, सिमिलरली यहां पे अगर आप नहीं भी कर पाना ना, तो इसको बस इतना लाके छोड़ देना फ्रैक्शन में कि 211 जा और 211/60 एम्पियर, इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वी अपॉन आर कितना है, आर यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2.2 एम्पियर है ना। समझ गया कि नहीं? और आप खुद ही देख पा रहे होंगे, आपको इस क्वेश्चन में बस ध्यान क्या देना है, देखो बेशक वोल्टेज दोनों का एक ही है, इसमें भी इतना ही वोल्टेज दे रहे हैं, इसमें भी इतना ही वोल्टेज दे रहे हैं, यानी जो भी आपके पास सर्किट था, एक बार आपने बल्ब लगा दिया था, एक बार आपने बल्ब यूज किया था सर्किट में, ठीक है, बैटरी आपकी 220 ही वोल्ट थी, है ना, और दूसरी बार आपने सर्किट में हीटर यूज कर लिया, ठीक है, हीटर यूज कर लिया, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था, हीटर का रेजिस्टेंस था 1200 ओम, और इसका रेजिस्टर कितना था 100 ओम, यानी रुकावट। तो आपको सिंपल सी पता है सर, इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा ही आएगी और इसमें करंट की वैल्यू कम ही आएगी। तो इसकी करंट की वैल्यू आ रही है 0.18 एम्पियर, इसको जब सॉल्व करेंगे 0.18 एम्पियर आएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन से हमको क्या समझने को मिला, यानी अगर V सेम है, अब देखो लॉजिक लॉजिक ये आया कि अगर V सेम है और R इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि I की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि I क्या होता है, V अपॉन R, V कांस्टेंट है और R का जो भी चेंज होगा उसी हिसाब से I चेंज होगा। ये क्वेश्चन क्लियर? अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर सर जो 12.4 दिया था एनसीईआरटी में, उसने सिंपल बोला था कि देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर है और इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स पे 60 वोल्ट का वो है, यानी ये रहा इलेक्ट्रिक हीटर, मान लो कोई ये इलेक्ट्रिक हीटर है, और बोल रहा है कि इसके जो अंत में वोल्टेज का जो डिफरेंस है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है दोनों पॉइंट में, वो कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज का डिफरेंस दिया था 60 वोल्ट, 60 वोल्ट का डिफरेंस दिया था, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो करंट निकल रहा है, करंट की वैल्यू कितनी बोला हुआ है, करंट की वैल्यू बोला हुआ है 4 एम्पियर बोला हुआ है। तो क्वेश्चन बोला व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 220 वोल्ट। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है, वो बस सिंपल सी चीज बोल रहा है कि ये बताइए कि आई अगर आप वोल्टेज को 220 वोल्ट कर देंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 220 नहीं 120 वोल्ट अगर आप कर देंगे तो कितनी आएगी। तो सर फिर सिंपल सी बात, अब देखो आपको ध्यान क्या देना है, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है 60 वोल्ट और I दिया हुआ है 4 एम्पियर। ओके सर, तो V और I, तो पहले तो आप सोचो कि V और I क्यों दिया है, और यहाँ पे V दिया और I पूछ रहा है, तो आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं जो V और I में, अब देखो क्या चीज नहीं बदलेगी, आपको पता है ये जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे होंगे, इसका जो रेजिस्टेंट होता है आप जानते हैं, कभी भी V और अपॉन I कांस्टेंट होता था कि नहीं, है ना। तो V अपॉन I कांस्टेंट होता था, तो एक तरीका तो क्वेश्चन का ये है करने का कि हमने R निकाला, तो R कितना आया 60/4 यानी 15 ओम आया। क्यों यहाँ पे 60 लिया, ये वोल्ट में है कोई दिक्कत नहीं, ये एम्पियर में है कोई दिक्कत नहीं, तो आपका R आया 15 ओम। तो यहाँ पे I क्या होगा, I होगा V अपॉन R। अब V क्या है 120 वोल्ट है और I क्या दिया है R, अब पता चल गया आपको 15, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 15 छक्के नहीं 15 अट्ठे 120, तो 8 एम्पियर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। यानी यहां से हमको लॉजिक क्या समझ आया, यहां से हमको लॉजिक क्या मिला, लॉजिक हमको ये मिला सर कि किसी भी में अगर आप
वोल्टेज आपको पता आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी डिवाइस के लिए। तो अगर आप वोल्टेज को जैसे बढ़ाओगे करंट भी वैसे बढ़ेगा। तो इसने 60 को 120 कर दिया, 60 को क्या कर दिया 120। तो अगर आप वोल्टेज डबल करोगे तो इसका मतलब करंट भी डबल हो जाता। आप यहां से भी डायरेक्ट इसका आंसर समझ सकते थे। यानी वोल्टेज अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वोल्टेज अगर आप दुगना कर दिए यानी 60 से 120 कर दिए तो करंट भी क्या होगा 4 से 8 हो जाएगा। ये आप दिमाग में भी कर सकते थे। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी बिना रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के भी हम लोग ये समझ गए। ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये थ्योरी में क्वेश्चन आता तो इसको हम इसी मेथड से करते। ठीक है, या ये भी लिख देते कि वी नो दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो हो जाता। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 12.4। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12.5 देखूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12.5 देखूं तो क्वेश्चन ये है कि अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली देखते हैं और ये क्वेश्चन से आपको देखो कितनी चीजें सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चन में बोला कि एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। यानी लेंथ कितनी है वायर की? लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ओके। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम दिया हुआ है। और आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। अब देखो कहानी, अब कहानी में इसने बोला कि जो डायामीटर है वो है 0.3 mm दिया हुआ है। ओके सर, डायमीटर दिया है 0.3 mm दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, है ना। तो रेजिस्टिविटी बताइए, रो की वैल्यू कितनी होगी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे। तो किसी इसी टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिविटी इतनी ही होगी। आप मेटल का कोई भी लेंथ ले लेंगे, मेटल का कोई भी डायमीटर ले लेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टिविटी इतनी ही होगी। ठीक है, तो और पूछ रहा है कि बताइए ये मटेरियल कौन सा हो सकता है। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या थी अब सर रेजिस्टिविटी पूछा है तो आपने बताया था सर कि जो आर होता है हम जानते हैं वो रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, अब आर यानी रो, अब क्वेश्चन में रो पूछ रहा है तो रो कितना होगा? रो होगा आर ए अपॉन एल। और आर किस में होता था? आर होता था ओम्स में, तो आर ओम्स में दिया है। लेंथ होती थी मीटर में, लेंथ को मीटर में लिया जाता है, लेंथ भी मीटर में दिया है। अब ए क्या होता है? ए होता है जो भी वायर है, वायर जो है वायर का एरिया, वायर का एरिया। अब वायर का क्वेश्चन में बस क्या बोला है? क्वेश्चन में यही बोला है कि जो वायर की डायामीटर है वो है 0.3 mm। अब आपको पता है कि आपको एरिया से मतलब है, तो एरिया क्या होगा वायर का? अगर मुझे एरिया वायर निकालना हो, एरिया ऑफ वायर, तो अगर किसी चीज का मुझे डायमीटर पता है, अभी मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्किल में पढ़ा था कि सर्किल का अगर डायामीटर, सर्किल का अगर डायामीटर डी है तो उसका एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया वायर क्या हो गया? पाई अपॉन 4। लेकिन सर कंफ्यूजन देखो, यहां डायमीटर mm में दिया हुआ है लेकिन यहां पे किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो 0.3 mm को मीटर में बदलूंगा तो क्या होगा? 0.3। और mm का मतलब क्या होता है सर? 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -3 मीटर। तो एरिया हो गया पाई बाय 4 इंटू 0.3 इंटू 10 पे पावर -3। अब ये सही हो गया, इसका स्क्वायर। तो अब आप रो निकालने में कामयाब हो गए। अब आपसे कोई भी पूछे रो निकालिए, इतना आपने कर दिया तो आपको पूरी स्टेप मार्किंग मिलने के सारे चांस है। बस आपको आंसर से निकालना। आर की वैल्यू कितनी थी? 26। ए की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 4 इंटू 0.3 इंटू मतलब ये 0.3 इंटू 10 पे पावर -3 का स्क्वायर अपॉन अपॉन। ठीक है, और एल की वैल्यू 1 ही मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे यहां कहां गलती कर सकते हैं, बस आपको वो गलती बचानी है। ठीक है, अब देखो
बच्चे क्या करते हैं, जैसे 0.3 इंटू 10 पे पावर -3 का स्क्वायर दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10 इंटू 10 पे पावर -3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 3 इंटू 10 पे पावर 4, क्यों, क्योंकि 10 पे पावर 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख लिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। तो 3/10 इंटू 1/10 पे पावर 3 का स्क्वायर हुआ, तो क्या हो गया 3/10 पे पावर 4 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हो गया तो आप लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 1/10 पे पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का 16 मत कर देना, इसका मतलब हुआ 10 पे पावर 18, तो 9 इंटू 10 पे पावर -8। क्लियर हुआ कि नहीं, ये गलती मत करना, यहां पे कैलकुलेशन बस अपनी संभाल के रखना, ठीक है ना। ओके, ठीक है सर, और यहां पे कुछ भी हमारे जानने लायक नहीं था। क्लियर, तो ये भी लॉजिक सर हमको, ये क्वेश्चन भी हमको क्लियर हो गया। क्या कर, यस सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकता है और कुछ भी नहीं करेगा। अब देखो हम देखते हैं यहां से क्या क्या एमसीक्यू वो बना सकता है या क्या क्या बना सकता है। अब देखो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको सर दो ही फॉर्मूले अभी तक पता है, एक तो आपको पता है v इंटू आई इंटू आर है, और एक फॉर्मूला आपको पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पता है। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोल सकता है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीज बोलेगा। जैसे मान लो यहीं पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 12.6, देखते हैं और इसने क्या करने की कोशिश की है समझते हैं। इसने बोला एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, चलो वायर की लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है एल। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ ए, एरिया कितना दिया हुआ है ए बोला हुआ है, और बोला एक वायर है किसी मटेरियल की, अब मटेरियल क्या नहीं बताया है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया है 4 ओम। ओके सर, रेजिस्टेंस क्या दे दिया है 4 ओम दे दिया है। कह रहा है कि क्या होगा रेजिस्टेंस दूसरी वायर का, यानी दूसरी वायर का रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, यानी पूछ रहा अगली वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा सेम मटेरियल। अब देखो लॉजिक, यानी ये भी सेम वायर है, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल है, ये भी सेम मटेरियल है। ओके सर, तो बोला कि दूसरी मटेरियल का बताइए क्या सेम मटेरियल क्या होगा अगर लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो दे दिया है L/2, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया दे दिया है 2a, 2a। अब देखो, अब यहां से आपके दिमाग में जो लॉजिक आना चाहिए वो सिंपल सा लॉजिक ये है सर, कि अगर मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, ओके पहली चीज, और टेम्परेचर की बात नहीं किया है अलग अलग, तो मान लेते हैं अगर टेम्परेचर भी सेम है, अगर किसी मटेरियल का मटेरियल सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। सेम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होती है सेम होती है। तो अगर रेजिस्टिविटी सेम है तो मतलब जो रो होगा, रो केस 1 में बराबर होगा जो रो होगा केस 2 के। क्लियर है कि नहीं, रो दोनों केस में बराबर होगा। अब रो क्या होता है, रो होता है R1A1, यानी पहले केस का रेजिस्टेंस, पहले केस का एरिया, पहले केस का L1, वो बराबर होगा दूसरे केस के R2A2 अपॉन L2 के। ये अब R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R1 की वैल्यू है 4, A की वैल्यू कितनी है A, और L की वैल्यू कितनी है L, और R2 की वैल्यू नहीं पता। ओके, लेकिन A की वैल्यू क्या दी हुई है A/2, और L की वैल्यू क्या दी है, नहीं A है तुम्हारा 2a, A कितना दिया हुआ है, A बोला है 2a, A इसका 2a है, A2 है ना, A2, और L2 कितना है L/2। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको ए ही रहने दीजिए, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, R2 की वैल्यू हो गई 4a/L, और ये उधर गया L/2 इंटू 1/2a, तो a से a कट गया, 2 2 जब 4 से 4 कट गया, L का L कट गया, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई
कुछ गड़बड़ नहीं किया ना मैंने, 2 2 4। हाँ सही है। तो जब सब कट गया तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू आ गई 1 ओम। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। अब अगर हम लोग ये एनसीईआरटी के वो वाले क्वेश्चंस देख लें जो कि बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए कि कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, ये हमारे लेक्चर से क्लियर है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल, यही 3 चीजें लिखनी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स। वाई, कह रहा है कि एक वायर है पतली है, एक वायर है मोटी है। ठीक है। और दोनों वायर को क्या किया गया है, एक ही वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी जो वोल्टेज है दोनों का वो एक ही है। ओके सर। अब दोनों का वोल्टेज एक ही, यानी इसका भी वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है। बोल रहा है कि क्या दोनों में करंट जो किस में इजीली फ्लो होगा, थिक में इजीली फ्लो होगा कि थिन में इजीली फ्लो होगा जब एक ही सोर्स से होगा, क्यों। अब आप जानते हो, देखो अब करंट की बात कर रहा है तो आपको दिमाग क्या लगाना है इस क्वेश्चन में। आप जानते हैं सर कि जो I होता है, I आपसे पूछ रहा है, अब I इसके अंदर मान लो करंट I1 जाएगा और इसके अंदर मान लो करंट I2 जाएगा, तो I1 क्या होगा V अपॉन R1 और I2 क्या होगा V अपॉन R2 होगा। अब आप ध्यान से समझो, अब आप जानते हैं कि जो R1 होता है वो क्या होगा, R1 होगा रो L1 अपॉन A1 और R2 क्या होगा रो 1 L1 और R2 क्या होगा, R2 होगा रो 2 L2 अपॉन A2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन दोनों में, दोनों का क्या बोला है, लेंथ सेम है और मटेरियल सेम है। ठीक है ना। अब देखो, अब लेंथ की बात नहीं कर रहा या वो नहीं बात कर रहा, अब देखो यहां पे आपको ध्यान, अगर मटेरियल सेम है तो मतलब अगर मैं इसको लिखूं V रो A अपॉन एल, आर को मैंने लिख दिया रो एल अपॉन है, ठीक है, और ये लिख दूंगा V रो एल अपॉन ए। तो आप देखेंगे कि देखो V तो दोनों में सेम है, तो जब V दोनों में सेम है तो V से कोई फर्क नहीं पड़ना, V हटा दिया। अब दोनों में रो भी सेम है, सेम मटेरियल सेम है। अब A अपॉन एल, तो ये डिपेंड करेगा A अपॉन एल के रेशियो पे। तो क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला है कि लेंथ दोनों की सेम है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि लेंथ दोनों की सेम है। तो आप क्या बोलेंगे इसका, अगर मैं पूछूं आपसे कि किस में इजीली फ्लो होगा, तो इजीली फ्लो मतलब करंट किस में आसानी से जाएगा, तो बोलोगे इफ लेंथ इज सेम। अगर लेंथ दोनों का सेम कर दोगे तो आप खुद ही बताइए किस में इजीली जाएगा। अगर लेंथ दोनों का सेम हो जाए तो इजीली उसी में जाएगा ना जिसका ए ज्यादा होगा। इफ लेंथ इज सेम देन करंट करंट इजीली इजीली फ्लो थ्रू फ्लो थ्रू थिक वायर। अगर लेंथ सेम है तो किससे इजीली फ्लो होगा, थिक वायर से। अब क्वेश्चन में तो ये बोला नहीं है तो आपको इसीलिए क्लियर करके अगले को बताना पड़ेगा। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर देगा इसका, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी उसने लेंथ की बात नहीं की है। तो अगर लेंथ की बात नहीं करेंगे तो हम ये तो लिखेंगे ये कि अगर लेंथ सेम है तो ये होगा अदरवाइज, अदरवाइज करंट उसमें फास्ट होगा, करंट उसमें इजीली फ्लो करेगा जिसका A1 अपॉन L1 मोर होगा। ये रियल लॉजिक है। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सर। अब और यस, अब हम लोग देखते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर इसी में अगर हम लोग देखें सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि अगर let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। चलो, कह रहा है कि एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R था, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका शुरू में कितना था, V था। यानी शुरुआत में
आर था और वी था। अब कह रहा है कि बाद में क्या किया गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको आधा कर दिया गया, यानी अब जो V है वो V/2 हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? शुरुआत में रेजिस्टेंस R था, ये था, और R नहीं बदला गया, R नहीं यानी R अभी भी R है। यानी कहानी में ये है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, वो कंडक्टर शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वो V, इसका ये R था और ये V वोल्टेज से जोड़ा गया था। अब दूसरी बार कह रहा है कि ये अभी भी R है, लेकिन जो V है वो अब नया V क्या हो गया, V आधा कर दिया गया। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से मैं आपको बताता हूं, बोर्ड पूछेगा। पहली चीज वो पूछ रहा है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, कि करंट में कितना चेंज होगा। तो देखो करंट इन चेंज मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर करंट I1 जा रहा है और इसके अंदर करंट I2 जा रहा है, तो चेंज इन करंट का मतलब हुआ I1 और I2 का डिफरेंस, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देना। I1 माइनस I2 भी हो सकता है, और I2 माइनस या I1 माइनस I2 आप समझ लो, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो करंट घटेगा। अब देखो, अब आप सोचिए करंट का क्या अंतर पड़ेगा, I1 माइनस I2। तो इस कहानी में करंट कितना आएगा, I1 कितना होगा, V/R होगा, है ना। अब I की आपने I1 क्या बोला, I1 क्या है, I1 है V/R है। और अगर आप I2 देखें, I2 कितना है, I2 है V/2 अपॉन R, है ना। तो ये अगर इसमें देखें तो V/R माइनस V/2R, तो अगर आप V/R कॉमन ले लें तो आंसर आएगा 1 माइनस 1/2। तो ये वैल्यू आ गई V/2R। और आपको पता है कि V/R क्या है, V/R की वैल्यू तो I1 है, तो ये वैल्यू हो गई I1 अपॉन 2। यानी आपने यहां सिंपल बोल दिया कि सर जब ऐसा, अब और आप एक चीज और मैंने आप ये बता, तो करंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे करंट हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, हाफ, करंट हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात समझ आई कैसे हम लोग लिखेंगे, करंट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू के हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहां तक क्लियर हो गया। और आप जान भी रहे थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, I होता था। V किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि वी नो डैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V/2 हो गया तो इसका मतलब I क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है कि नहीं। देखो रेजिस्टेंस का करंट से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो रो पे डिपेंड होता है, एल पे डिपेंड होता है, ए पे डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस का करंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो आपको समझ आएगा। आप ये मत सोचना कि सर V इक्वल टू IR होता है तो R इक्वल टू V/I होता है, ये अलग चीज है। लेकिन आप हमेशा रेजिस्टेंस के लिए इस चीज को देखा करिए। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड आपको फंसाएगा कहां। अभी तक तो वो आपसे पूछ रहा था यहां पे चेंज इन करंट, वो ज्यादा ज्यादा ये पूछ देगा परसेंट चेंज इन करंट, परसेंट चेंज इन करंट। अगर कभी उसने ये पूछ दिया परसेंट चेंज इन करंट, तो मतलब इसका मतलब हुआ I1 जो भी था माइनस I2, ये तो चेंज इन करंट हुआ, अपॉन I1 इंटू 100। ये समझ जाना, मतलब परसेंट निकालने के लिए। क्यों, शुरुआत में करंट कितना था, शुरुआत में करंट था, तुमने I1 निकाला V/R, तो करंट था I1। बाद में करंट कितना हो गया, बाद में करंट हो गया I2 की वैल्यू है I1 अपॉन 2, और शुरुआत का करंट कितना था I1। तो आपने यहां पे लिखा तो 2I1 माइनस I1 अपॉन 2 इंटू I1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा I1 अपॉन 2I1 इंटू 100। तो आप जब इसको मतलब 100 से इसलिए किया ताकि परसेंट में मिले। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 50%। तो करंट में कितने का चेंज आया,
एमसीक्यू में ये चीज पूछ सकता है। कितने का चेंज आया? 50%। भाई कोई चीज 1 थी, अब वो 1.5 हो गई, तो कितने का चेंज आया? बताओ चेंज कितने का आया? 50% का ही चेंज आया ना, आया कि नहीं? भाई करंट की वैल्यू पहले आई थी, अब करंट की वैल्यू I/2 हो गई, तो चेंज कितना आया? चेंज आया 50% का। ओके, और 50% पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? पॉजिटिव आने का मतलब है कि करंट की वैल्यू घट रही है 50%। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ I1 माइनस I2, नहीं 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 नहीं, एक एक मिनट, अगर चेंज इन करंट बोलेगा ना तो I2 माइनस I1 होगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कितना होता है? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो माइनस 50% आएगा। कितना आएगा? और सही बात है कि नहीं, 50% घट गया है ना, क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। तो आगे हमको बोला हुआ है, देखो एक, अब ये भी एक देख लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ क्या दिया। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, बताइए। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन और मरकरी, मरकरी में आपको बताना है बेटर कंडक्टर कौन सा है। ठीक है सर, पहली चीज ये उसने पूछी। दूसरी चीज पूछी कि इन दोनों में बेटर कंडक्टर कौन सा, और अगली चीज ये पहला क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन आपसे चाहे एग्जामिनर जो भी पूछे, वो पूछेगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है, मतलब बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। एक तो आपने बता दिया बेटर कंडक्टर कौन सा है, एक है बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है सर कि आप कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा कंडक्टर बेटर कंडक्टर है। हाँ, तो देखिए सर, अब यहां पे कई चीज होती है। एक तो चीज हम लोग लॉजिकल अगर जाने तो कोई भी नॉर्मल आदमी भी बता सकता है कि अगर मैं मरकरी में बात करूं, है ना, और आयरन में बात करूं, तो बेटर कंडक्टर कौन होगा? हम्म, तो देखो अगर आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर बोलेंगे तो सिंपल सी बात है सर, आयरन जो होगा वो बेटर कंडक्टर होगा। और बेटर कंडक्टर क्यों आयरन होगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेस होता है, लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो आप ये बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस लेस होता है। और और बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? तो बेस्ट कंडक्टर तो आपको पता है सिल्वर गोल्ड यही सब है। ओके, तो बेस्ट कंडक्टर कभी भी आपसे पूछेगा तो आप सिल्वर और गोल्ड को ही बोलिएगा, या तो सिल्वर बोल दीजिए या तो गोल्ड बोल दीजिएगा। ओके, और रीजन में आप यही लिखेंगे, ये रीजन होता है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप इसको लिख पाए तो मतलब एक चीज, मतलब ये याद रखिए, मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो रेजिस्टिविटी जो आयरन की होती है वो कितनी होती है? आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 इंटू 10 पे पावर -8, 10 इंटू 10 पे पावर -8 ओम मीटर है। और जो आपकी मरकरी की रेजिस्टिविटी है, मरकरी की, वो 94 इंटू 10 पे पावर -8 ओम मीटर है। अब देखो रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा, अब आप जानते हैं कि सर रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो अगर रो रो इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा। तो आप समझ गए कि कंडक्टर बेकार होगा। और अगर मैं फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, अगर एक चीज और मैं याद रखूं तो सर सिल्वर की कितनी है? सिल्वर की कितनी है? तो सिल्वर का आपने अभी पढ़ा था ना कि 1.6 इंटू 10 पे पावर -8 ओम मीटर, ये भी वैल्यू याद रखना सिल्वर की। ओके, और आप ऐसे भी जानते हो, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10 पे पावर -8 टू 10 पे पावर माइनस कितना 6 ओम मीटर में होता था कंडक्टर के लिए। ओके, तो ये डाटा आपको कम से कम इतना डाटा याद रखिएगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में दिया है तो इससे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ सकता है एग्जामिनर के ऊपर, अगर मैं साथ में डाटा लिख देता हूं। ओके।